है सोसाइटी की, उन्होंने मुझे प्रदान किया है और संभवतः ये प्रश्न आपके ही प्रश्न हैं। तो समय को ध्यान में रखते हुए मैं एक या दो प्रश्न उनमें से चुनकर प्रोफेसर रामेश्वर राय और डॉक्टर विकास देवकृति के समक्ष रखूंगा, और उससे इतर अगर डिस्कशन के बीच में कुछ बातें आती हैं तो देखते हैं कि उसको कैसे आगे बढ़ा सकें, और उसके पश्चात आप भी एक दो प्रश्न पूछ सकते हैं। तो पहला प्रश्न प्रोफेसर रामेश्वर राय से है। एक गुरु का सबसे बड़ा संतोष क्या है? एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की कौन सी उपलब्धि सबसे ज्यादा संतोष देती है? मुझे लगता है कि एक शिक्षक की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि एक बिंदु पर आकर वह अपने शिष्य से सीखने की स्थिति में आ जाए। सिखाना शुरू करता है, निष्पत्ति सीखने से होती है। यूट्यूब की कृपा से और उन परिस्थितियों से जिनमें अब चीज़ें उपलब्ध हैं, तो विकास को मैंने बहुत सुना है और विकास को मैंने बहुत देखा है। और सुनते और देखते हुए मुझे लगता है कि अगर मैंने अध्यापन कर्म चुना तो उस अध्यापन कर्म की जो चरम निष्पत्ति है कि अपने ही विद्यार्थी से सीखने और जानने के की अनंत दिशाएं मेरे सामने हैं, तो शिक्षक की उपलब्धि ये है कि वह अपने शिष्य से सीखने की स्थिति में आ जाए। यह प्रश्न डॉक्टर विकास देवकृति से है। जब सफलता ने या सफलता से ज़्यादा असफलता ने सिखाया, लोग अक्सर आपकी सफलता की कहानियां सुनते हैं, लेकिन क्या आपको याद है कि कभी किसी असफलता ने आपको सबसे बड़ा सबक सिखाया हो? असफलताएं कहें या चुनौतियां कहें, सिखाने में तो उनकी भूमिका ज़्यादा है ही, मुझे भी और किसी को भी। जैसे मैंने वक्तव्य में एक छोटी सी बात कही कि मैंने 17 की उम्र से कभी घर से पैसे नहीं लिए, क्योंकि थे भी नहीं। उसके पीछे कुछ ऐसी परिस्थितियां थीं जिनमें जिंदा रहना सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो मैंने ऐसी परिस्थितियां बहुत झेली हैं। मतलब हालांकि हर सफल व्यक्ति ऐसी बात करता है, तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरा अनुमान है कि इस रूम में बैठे हुए व्यक्तियों में से शायद 1% भी ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने उस स्तर पे, उस स्पेक्ट्रम पे जाके झेला होगा। और ये बात एकदम ठीक है। मैं मानता हूँ कि जो सबसे कठिन क्षण थे उन्होंने ही जीवन को सबसे बेहतर बनाया, उन्होंने ही जीवन में सबसे ज़्यादा समझाया। सिविल सर्विस में भी ऐसा हुआ कि मैंने बाद में अटेम्प्ट दिया कि टॉपर आईएएस में आऊँ, सफल नहीं हो पाया। लेकिन अब वो स्वभाव है या पढ़ने की जिज्ञासाओं का परिणाम है। एक बिंदु के बाद सफलताएं असफलताएं जब बहुत मीनिंगफुल ना लगने लगें तो ही असली सौंदर्य जीवन का है। और मुझे खुशी है कि मैं लगभग उस बिंदु पर रहता हूँ। सफल हो जाऊँ तो ठीक लगता है, ना हो तो भी ठीक लगता है, बहुत फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद। अब यह प्रश्न जो मैं कर रहा हूं उसे आप दोनों इस पर उत्तर दे सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर सकते हैं। भाषा, या जिसे हम आर्ट्स कहते हैं, उसको पढ़ने और पढ़ाने की तासीर एक किस्म की होती है, जबकि सोशल साइंसेस को पढ़ने पढ़ाने की तासीर कुछ अलग है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिविटी के तरफ काफ़ी ज़्यादा झुकाव रहता है। किसी चीज़ को कितना ऑब्जेक्टिव बनाकर लगभग थियरी के तौर पर उसे प्रस्तुत करें तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि व्यक्तिगत भावनाओं से अलग होता है। जबकि साहित्य में भावनाएं जो हैं, व्यक्तिगत भावनाएं जो हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो डॉक्टर विकास देवकृति, सोशल साइंस से इनकी शुरुआत हुई अंडर ग्रेजुएट लेवल पर, और ये भाषा की तरफ गए। और प्रोफेसर रामेश्वर राय के बारे में उन्होंने खुद कहा कि इंटरडिसिप्लिनरी का पहला जो स्वाद है, इंटरडिसिप्लिनरी टीचिंग का पहला स्वाद उन्होंने चखाया। तो इसके ऊपर, इसमें क्या कभी आपको द्वंद्व जैसी स्थिति लगी, या आपको लगता है कि दोनों बिल्कुल पोलर अपोजिट्स हैं और उसको सम्मिश्रित कर कर कैसे प्रस्तुत किया जाए? अगर प्रस्तुत किया जाए वो इंटरेस्टिंग तो होगा, लेकिन रियलिस्टिक नहीं है। तो इस पर मैं प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा आप दोनों का। भाषा को लेकर एक वहम तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक धारणा वैसी बनी हुई है कि भाषा एक अलग किस्म की चीज़ है। भाषा ऑर्नामेंटल होती है, आभूषण धर्मी होती है। यानी भाषा अपनी बात को सजाकर कहने का उपकरण है, भाषा उपकरण नहीं है। दरअसल भाषा में ही आप सोचते हैं। सोशल साइंस में आपके पास सोचने के लिए कुछ नहीं है। सोशल साइंस में जो है वह उपलब्ध है, उस उपलब्धता को केवल प्रकट कर देना है। भाषा पढ़ाने वाले लोग, साहित्य पढ़ाने वाले लोगों के पास कुछ भी उपलब्ध नहीं है सिवाय एक चट्टान के। भाषा उस चट्टान को मूर्ति में बदलती है, लेकिन जो मूर्ति बनती है वो चट्टान की नहीं बल्कि उस मूर्तिकार की होती है जो उसकी चेतना में है। इसलिए भाषा पहले से उपलब्ध चीज को उसी रूप में प्रस्तुत नहीं करती।
बल्कि साहित्य में जो कुछ भी है वह भाषा में है और भाषा के माध्यम से है। यानी भाषा मीडियम नहीं है, वो स्वयं ही वह सांस है जो आप कहना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर सोशल साइंस फेफड़े हैं तो भाषा उसकी सांस है, और जब सांस ना हो तो फेफड़े केवल एक्सरे का मैटर रह जाता है। इसलिए फेफड़े में अगर जिंदगी को धड़कना है, वो धड़कन भाषा की होगी। इसलिए जिस आदमी के पास और जिस अध्यापक के पास भाषा की नमी नहीं है, वह तथ्यों को दे सकता है, लेकिन तथ्यों के भीतर जो जीवन है, तथ्यों के भीतर जो स्मृति है, तकलीफ है या सपने हैं, वे भाषा के बगैर नहीं आ सकते। भाषा काठ की बनी हुई मूर्ति में या पत्थर की बनी हुई मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा है। इसलिए भाषा से हम कहते कम हैं, भाषा में हम प्रकट ज़्यादा करते हैं, उसको प्रकट करते हैं जो है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है। यानी भाषा अदृश्य को दृश्य में परिवर्तित करने की सबसे खूबसूरत कला है। और मुझे लगता है कि भाषा की यह बड़ी भूमिका गणित और भौतिक विज्ञान पढ़ाने वालों में भी होनी चाहिए। मामला केवल साहित्य का नहीं है। इसलिए भाषा में हम केवल बोलते नहीं हैं, भाषा में हम सोचते हैं, भाषा में हम जीते हैं, भाषा में हम रोते हैं और भाषा में हम सपने देखते हैं। तो भाषा की ये बड़ी भूमिका है। दुर्भाग्य से भाषा इस समय बड़े संकट में है, और ये संकट दो तरफ से है। एक संकट बाजार की तरफ से है, क्योंकि भाषा, बाजार की भाषा वह कह रही है जो वास्तविकता के विरुद्ध है। और दूसरा संकट राजनीति की तरफ से है, क्योंकि राजनीति की भाषा ने भाषा की पूरी विश्वसनीयता को नष्ट कर दिया है। इसलिए भाषा को बरतने की तमीज़ किसी व्याकरण से नहीं आती, बल्कि मनुष्य होने की गहरी जिम्मेदारी से भाषा निर्मित होती है, और तब भाषा विश्वसनीय बनती है। मुझे लगता है कि भाषा की विश्वसनीयता को बहाल करना इस समय शिक्षण का, अध्यापक का या पूरी शिक्षा व्यवस्था का की सबसे बड़ी चुनौती है। और मेरी इच्छा है कि सोशल साइंस पढ़ाने वाले लोग भी उसी तरह भाषा का रचनात्मक प्रयोग करें जैसे सामान्यतः साहित्य वाले करते हैं। मेरे ख्याल से भी सोशल साइंसेस और भाषा को इतना बहुत अलग मान के चलने में दुविधा होती है। सोशल साइंस का जन्म वहाँ से हुआ जब हम सोसाइटी को बनाने वाली चीज़ों को साइंस के पैमाने पर पढ़ना चाहते थे। इसलिए सोशियोलॉजी को सबसे पहले सोशल फिजिक्स कहा गया। बहुत कोशिश की ऑगस्ट कॉम्ट ने, डरखाइम ने, कि हम समाज को फिजिक्स की तरह से पढ़ के फिजिक्स जैसे कानून बना के समझ सके। लेकिन फिर सोशल 19वीं सेंचुरी का एक मदहोशी थी, पागलपन था कि सोशल साइंसेस के हर विषय में फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसी ऑब्जेक्टिविटी की तलाश चल रही थी। 20वीं सेंचुरी आते आते ये समझ में आना शुरू हुआ सभी सामाजिक विज्ञानों को कि हम ह्यूमन बीइंग को ठीक वैसे नहीं समझ सकते जैसे किसी ऑब्जेक्ट को समझते हैं, और ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाई गई सामाजिक संरचनाओं को उस ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे समझें जैसे रसायन के यौगिकों को समझते हैं। इसलिए हर विषय में एक बात है कि हमें ऑब्जेक्टिव होना है, पर सब्जेक्टिविटी का सम्मान करते हुए होना है। जैसे मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र में पहली बार कहा कि हम इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग की बात करेंगे, केवल ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं करेंगे। ये ट्रेंड बन गया। आज भी कुछ कुछ वैसा ट्रेंड है। पोस्ट मॉडर्निज्म में हमने पढ़ा कि जितने बड़े बड़े आख्यान हैं, मेटा नैरेटिव्स हैं, वो सब मीनिंगलेस हो चुके हैं। ऑब्जेक्टिविटी का जो क्रेज 19वीं सेंचुरी में था, अब वैसा क्रेज नहीं बचा है साइंस को छोड़ के। जहां तक भाषा की बात है, भाषा बनती है समाज में, न कि लेबोरेटरी में। समाज अपने संचित अनुभवों से, बातचीत से भाषा के नियम गढ़ता है। इसलिए किसी भी भाषा के नियम एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव हो नहीं पाते, जैसा कि हम किसी साइंस में देखते हैं। लेकिन साहित्य लिखना, भाषा में बोलना एक बात है, बोले हुए या लिखे हुए का अध्ययन करना, रिसर्च करना दूसरी बात है। प्रेमचंद होने के लिए, वाल्मीकि होने के लिए, कालिदास होने के लिए आपको बहुत भावुक और बहुत संवेदनशील होना लाजमी है, जरूरी है। उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। अगर किसी गरीब, वंचित, पीड़ित व्यक्ति को देख के आपकी आंख से आंसू ना निकलें, खून के आंसू ना निकलें, तो आप उस पर कहानी, उपन्यास, कविता कैसे लिखेंगे? लेकिन लिखी हुई कविता का अध्ययन करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए बहुत इमोशनल होने की बजाय बहुत रैशनल, ऑब्जेक्टिव और मेथोडिक, व्यवस्थित होना भी जरूरी है। तो मेरा मानना यह है कि भाषा के विद्यार्थी को ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, साहित्य के विद्यार्थी को ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। क्योंकि साहित्य के विद्यार्थियों की ये कुख्याति आजकल सुनने को मिलती है कि वो भावनाओं में बहते हैं, लेकिन तथ्यों की बात, ऑब्जेक्टिविटी की बात करने से बचते हैं। और ये दुनिया जिन उसूलों पर चलती है, इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए जिन उसूलों पर चलना पड़ता है, उसमें ऑब्जेक्टिविटी की भूमिका भी बड़े पैमाने पर है। तो साहित्य के विद्यार्थियों से मेरा निवेदन ये होता है कि सिर्फ भावना की तरफ न झुकें, उसके साथ ऑब्जेक्टिविटी को भी शामिल करें। और सोशल साइंसेस से ये निवेदन रहता है कि केवल मनुष्य को एक पुतला न समझें, स्टिमुलस रिस्पॉन्स का पुतला न समझें,
उसके इमोशंस को महत्व दें। एक छोटा एग्जाम्पल की बात करता हूँ। शंकर जी इतिहास के विद्यार्थी हैं, ऑब्जेक्टिविटी की बात इतिहास में खूब होती है, और मैं अक्सर क्लास में मजाक करता हूँ कि ऑब्जेक्टिव इतिहास वो लिखेगा जो कहेगा कि मैंने सिर्फ वो लिखा है जो अभिलेखों में, पुरातात्विक साक्ष्यों में, सिक्कों से साबित होता है, उसके बियॉन्ड एक लाइन भी अपने मन से नहीं लिखी है। ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ है। और फिर मैं आप सबसे पूछता हूँ, आप सबके जीवन के जो सबसे गहरे प्रसंग होंगे, आपने पूरी ताकत लगाई होगी कि उससे कोई प्रमाण ना छूटे। कम से कम 2-4 लोगों को देख के दिल आपका आ गया होगा, मोहब्बत हुई होगी, कई चीजें हुई होंगी, और आपने पूरी ताकत लगाई कि एक भी प्रमाण ना छूटे। पहले के लोग प्रेम पत्र जलाया करते थे, आप मैसेज डिलीट करते हैं, आप फोन फॉर्मेट कर लेते हैं। आज से 100 साल के बाद जो आपका इतिहास लिखेगा, अगर वो कसम खा ले कि मैं तो केवल उन तथ्यों से ही लिखूंगा जो मिलेंगे, तो वो आपको सूंघ भी नहीं पाएगा, आपके आसपास भी नहीं जा पाएगा। इसलिए साहित्य का आदमी, जयशंकर प्रसाद जैसा आदमी कहता है, इतिहास लिखो पर उसमें अंतर्दृष्टि भी लेके आओ। कालिदास अगर विरह का महाकाव्य लिख सकता है और इतिहास में जिक्र नहीं मिलता कि उसको विरह हुआ था, तो इतिहास गलत है। ये संभव नहीं है जिसने विरह को न झेला हो वो विरह पे इतना महाकाव्य लिख दे। ये अंतर्दृष्टि भी जरूरी है, जिसे ऑब्जेक्टिविटी में बांधकर हम सीमित नहीं कर सकते। थैंक यू। अंतर्दृष्टि की बहुत ज़रूरत। तो शिक्षा के दो इलाके, शिक्षा के दो किनारे रहे होंगे। एक शिक्षा वह जो चेतना को संबोधित करती है, दूसरी शिक्षा वह जो पदार्थ को संबोधित करती है। मैटर को संबोधित करने वाली शिक्षा व्यवस्था मनुष्य को बाहर की तरफ ले जाएगी। बाहर जहाँ विज्ञान है, बाहर जहाँ तकनीक है, बाहर जहाँ नगरीकरण है, बाहर जहाँ औद्योगिक क्रांति है, बाहर जहाँ अनंत और असंभव सुविधाएं हैं, वह शिक्षा व्यवस्था यह मानती नहीं कि मनुष्य का एक अंतर जगत भी है। यानी मैटर को संबोधित करने वाली शिक्षा व्यवस्था मूलतः पदार्थ धर्मी, बाहरी और इसलिए मनुष्य की चेतना को रूपांतरित करने में पूरी तरह अक्षम है। मैं कई बार सोचता हूँ कि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था से पूर्व जो दुनिया थी वो कैसी थी, और पदार्थ को संबोधित करने वाली शिक्षा व्यवस्था कैसी हुई। इसलिए यूरोपियन रेनेसा के बाद मोटे तौर पर पूरी शिक्षा व्यवस्था विज्ञान केंद्रित हो गई और मनुष्य का आत्मा छूट गया। इस आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में विश्व युद्ध हुए 2। इस आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के समानांतर उसके कारण आज पर्यावरण की स्थिति है, दुनिया में बड़े युद्ध हैं, हिंसा है, मनुष्य अकेला है, तन्हा है, अर्थहीन है। इसलिए जिस शिक्षा व्यवस्था में हम रहते हैं उस शिक्षा व्यवस्था को केवल मैकाले के कंधे पर नहीं रखा जा सकता। पूरी दुनिया की शिक्षा व्यवस्था में मनुष्य का अंतर्जगत निष्कासित है। मुझे लगता है कि एक शिक्षक का काम यह भरोसा दिलाना है कि जो बाहर है वो अंतिम नहीं है, और जो बाहर है अर्थ वहाँ नहीं है, क्योंकि बाहर के लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो है सफलता। शिक्षक भरोसा दिलाता है कि सफलता ही जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण है सार्थकता, जिसको मैं ईंट कहता हूँ। ईंट का अर्थ है कि सार्थकता पर भरोसा कायम रखना। दुनिया सफलता के पीछे भाग रही है, शिक्षक कहता है कि नहीं, सफलता नहीं, सबसे मूल्यवान है सार्थकता। उसकी इस जिद को ही मैंने ईंट कहा है, और मुझे लगता है कि एक ईंट अगर साबुत बची हो तो एक भवन की कल्पना जीवित रह सकती है। वेल सेड। और ये सवाल मेरी तरफ से अंतिम सवाल है डॉक्टर विकास देव कीर्ति के लिए, और ये स्टूडेंट्स द्वारा ही निर्मित सवाल है। शिष्य हमेशा गुरु से सवाल करता है, लेकिन अगर आपको राय सर से एक सवाल पूछना हो आज के दिन, अब वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो वो क्या होगा? यही कि आप सेवानिवृत्त हुए तो नहीं है, बस। सेवा से निवृत्त होना और कार्य से निवृत्त होना तो अलग अलग बातें हैं। और मैं 2 वजहों से कहूंगा कि सर कभी कार्य से निवृत्त ना हो। 2 वजहों से। एक तो इसलिए कि सर ब्रह्म राक्षस ना बने, ये मैं खुद से भी कहता हूँ, सबसे कहता हूँ। हिंदी साहित्य में ब्रह्म राक्षस एक कविता है, एक प्रतीक है। इसका मतलब ये होता है कि जितना ज्ञान जीवन भर में हमने अर्जित किया, अगर वो दे के नहीं गए तो प्रेत योनि में भटकना पड़ता है। इसलिए हर ज्ञानी व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि जितना सीखा है यहीं छोड़ के जाना है। अब सर ने सीखा ज्यादा है तो खतरा भी ज्यादा है, और जिम्मेदारी भी ज्यादा है। तो एक तो इसलिए कि ये तसल्ली का भाव होना बहुत जरूरी है कि जो हमने सीखा हमने समाज को लौटा दिया। दूसरा, इसमें एक स्वार्थ भी होता है। मैं कल परसों घर में था तो टीवी पर अचानक एक फिल्म आ रही थी, मुन्ना भाई MBBS। उसका एक दृश्य था। दृश्य ये था कि एक बूढ़ा व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिटेड वार्ड में है, जिसका बेटा उसी अस्पताल में डॉक्टर है। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर उसके पिताजी किसी भी तरह से ना खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, ना जूस पी रहे हैं, ना दवाई खा रहे हैं, और उसने हार मान ली है। इतने में मुन्ना भाई का आगमन होता है। मुन्ना भाई एकेडमिकली डॉक्टर नहीं है, इंट्यूटिवली डॉक्टर हैं।
वो इंट्यूशन के स्तर पर समझते हैं कि किस चीज़ की ज़रूरत है। वो मेडिकल साइंस की किताबों में नहीं लिखा होता है, वो अंतःप्रज्ञा से समझ में आता है। और वो कह रहे हैं कि भाई सर्किट एक काम करो, कैरम बोर्ड लेके आओ। तो डॉक्टर लोग जो औपचारिक व्यवस्था वाले घबरा जाते हैं कि ये क्या बात है, तुम अस्पताल में कैरम बोर्ड मंगवा रहे हो। तो मुन्ना भाई का अपना तरीका है कि उठवा दूंगा, चुप बैठ, कैरम बोर्ड आता है। क्योंकि उन्होंने पता कर लिया कि बूढ़े पिताजी को कैरम बोर्ड खेलने में बड़ा मजा आता था। कैरम बोर्ड आ गया है, लोगों ने खेलना शुरू किया, कैरम की आवाज़ें आई, उस बूढ़े व्यक्ति के कान में आवाज़ गई, जिज्ञासा हुई, उठा, धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचा। जैसे ही पहुँचा, एक सीट तुरंत खाली कर दी गई उनके लिए, वो आके बैठे। एक बहुत मुश्किल आखिरी शॉट है, स्ट्राइकर इधर है, जो गोटी लेनी है वो सामने की तरफ ना होकर पीछे की तरफ फंसी हुई है, किसी कोण से नहीं जा पाएगी। मुन्ना भाई कह रहे हैं कि ये तो नहीं जाएगी पापा, सर्किट कह रहे तो नहीं जा पाएगी। वो बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है, इशारे से ऐसे, गुस्से के भाव से, चुप रहो। और वो देख रहा है, एक खास कोण पे स्ट्राइकर मारता है दीवार पे, वो 3 तरफ से घूम के आता है, गोटी पे लगता है और गोटी अंदर चली जाती है। लोग सन्न है कि ये क्या हुआ, और उसके बाद जो हुआ वो ज्यादा जरूरी है। उसके बाद उसका हाथ उठता है जूस के गिलास की तरफ, वो जूस का गिलास लेता है, पूरा पी जाता है। इसलिए सेवानिवृत्ति एक बहुत ही बुरा शब्द है। जब तक आखिरी सांस हो, व्यक्ति को वो काम करना चाहिए जो उसका स्वधर्म है, और सर का स्वधर्म है पढ़ना, पढ़ाना। और इसलिए अगर आप कहेंगे कि मैं क्या पूछूंगा, मैं यही पूछूंगा कि सर आप सेवानिवृत्त तो नहीं होंगे ना। और इसका मतलब है कि आखिरी सांस तक पढ़ना और पढ़ाना जारी रहे। वो समाज के हित में भी है और व्यक्ति के हित में भी है, क्योंकि अपने स्वधर्म से जुड़ के जीवन जीना, इससे बेहतर क्या जीवन हो सकता है किसी के लिए भी। मुझे बोलना है इस पर? नहीं, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि अध्यापन मेरा सेवा कर्म नहीं है। तो जब सेवा कर्म नहीं है तो सेवानिवृत्ति का प्रश्न ही नहीं है। दूसरा, विकास ने ब्रह्म राक्षस की याद दिला दी है, घबराहट हो रही है मुझे। लेकिन ये बिल्कुल निश्चित है कि ज्ञान एक तो मुझे ज़्यादा है नहीं, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत है इसे कहीं भी लेकर नहीं जाना है। बादलों में पानी ठिठका रहे तो बादलों का भी कोई अर्थ नहीं होता और पृथ्वी का भी भला नहीं होता। बादल बारिश की बूंदों के रूप में धरती पर आए, ये धरती के लिए भी और बादल के लिए भी कल्याणकारी है। संकेत मेरा ख्याल है कि साफ है। संवाद में पूर्ण विराम नहीं होते। जाहिर है संवाद रुकते हैं, समाप्त नहीं होते। आज का यह संवाद शायद कुछ वक्त के लिए रुक रहा है, लेकिन हम आप सभी को यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि संवाद की परंपरा समाप्त नहीं होगी। गुरुदेव रामेश्वर राय एवं उनके यशस्वी शिष्य डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के बोलने के बाद मेरे बोलने के लिए कुछ शेष नहीं रह जाता। महज मैं यह कहना चाहता हूं कि आमंत्रण स्वीकार करने एवं आज के इस कार्यक्रम को अपना वक्त देने के लिए मैं डॉक्टर रामेश्वर राय एवं डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति का अपने हृदय तल से धन्यवाद करता हूँ।